देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। यह इसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो हमने कल बता दिया था आपको कि किसी के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर पहले देखिए हमारे पास कुल कितने गेंद हैं, लिखेंगे कुल गेंद नहीं कंचे, कुल कंचे, टोटल कंचों की संख्या लिखेंगे। तो कुल कंचे कितने हैं, 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस हो जाएगा 4 बराबर आ जाएगा 8 4 12, और 12 में 5 जोड़ देंगे 17 कंचे हो जाएंगे। टोटल हो गए 17 कंचे। अब इसमें से कह रहा है कि लाल कंचे के होने की प्रायिकता, तो लाल कंचा कितना है, 5 है। तो यहाँ पर पहला हमसे ऑप्शन जो पूछ रहा है, लिखेंगे लाल कंचे के, लाल कंचे के होने की, लाल कंचे के होने की प्रायिकता, लाल कंचे के होने की प्रायिकता देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रायिकता। तो लाल कंचे के होने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम मतलब लाल कंचे कितने हैं, 5 है, संभव परिणाम 5 बटे कुल परिणाम कितना हो गया, 17 है, तो 17 हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कह रहा है हरा नहीं है, तो पहले उसके हम होने की प्रायिकता निकालेंगे, तब उसके नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हरा कंचे होने की प्रायिकता, दूसरा वाले में लिखेंगे, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा हरा कंचा, हरा कंचा होने की प्रायिकता, हरा कंचा होने की प्रायिकता बराबर, हरा कंचा कितना देख ले रहे हैं, देखिए हरा कंचा कितना दिया है, हरा कंचा हमको दिया है 4, यहाँ पर दिया है हरा कंचा 4 है। तो लिखेंगे संभव परिणाम 4 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 17 हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास आंसर 4/17। पर हमसे पूछ रहा है नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नहीं होने की प्रायिकता को पी ई डैश से दिखाया जाता है। तो 1 में से माइनस हो जाएगा जो हमारे पास इसकी प्रायिकता या पी ई आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी ई, नहीं होने की प्रायिकता। अब देखिए नहीं होने की प्रायिकता निकालना, तो 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता 4/17 है, नीचे 1 लिख दिए। यह घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, 17 में से घटेगा तो बचेगा 13/17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोनों हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में रिपीट होता है बार बार। देखिए करा है यदि ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें हमको बोला है ए बी समांतर है किसके, डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर, परस्पर बिंदुओं, यहाँ पर ओ रहेगा, ओ नहीं दिया, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ पे, हमको इसको दिखाना है। तो पहले देखिए इसको करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला है क्या, समलंब। तो समलंब है तो क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। देखिए हमारे पास क्या बन गया, एक समलंब चतुर्भुज बन गया। देख लें इसमें है क्या, रुक जाइए, क्योंकि शेप वाले में समलंब चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं, नहीं है, जाने दीजिए। चलिए कोई भी समलंब है, समलंब चतुर्भुज देखिए यहाँ से बना दे रहे हैं। ये हमारे पास हो गया एक समलंब चतुर्भुज, और इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा इरेज। देखिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, ये हो गया हमारा समलंब। देखिए अब समलंब चतुर्भुज इसमें करा है क्या, कि इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे, तो हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण बना देंगे। एक विकर्ण यह हो गया और एक विकर्ण यह हो गया। यह किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यह परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब इसके बाद करा है क्या, कि यह हो गया हमारे पास क्या, ए बी, फिर उसके बाद सी डी, ये हो गया ए बी सी डी। यहाँ से करा है कि ए ओ बटे बी ओ, देखिए ए ओ, यहाँ से क्या है, ए बी सी डी ऐसे बनेगा, रुक जाइए देख लेना। देखिए बोला क्या है कि ए ओ बटे सी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। तो पर हमारे पास यह क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज बन गया, तो हम कंस्ट्रक्शन अपने मन से रचना करेंगे कि इसके बराबर हमने क्या कर दिया, एक हमने और रचना कर दिया ई, ई ले लिए, और ओ ई किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, हमने अपने मन से रचना कर दिया।
और जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में यह वाली भुजा ए बी जो है किसके समांतर होती है, इस सी डी के समांतर होती है। तो पहले हम लिखेंगे क्या, हमको क्या दिया है, देखिए लिखेंगे दिया है, दिया क्या क्या है, इसमें दिया है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। अब ए बी समांतर सी डी के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब उसी तरह हमने अपने मन से रचना किया कि रचना, रचना में क्या किया है, देखिए रचना में अपने मन से किया गया है कि जो ई ओ है, मतलब जो ए बी है, देखिए ए बी जो है वह समांतर है किसके, ई ओ के, क्योंकि हमने इस पर नियम से रचना किया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, तो जो सी डी है वह समांतर हो जाएगा ई ओ के, ये भी एक कंडीशन बन गया। तो हमारे पास ए बी सी डी के समांतर आ गया। पर हमको तो यह प्रूव करके दिखाना है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। यहाँ से एक अलग त्रिभुज लेंगे, या देखिए ए बी और यहाँ से लेंगे ई में, ए बी ई में देखेंगे तो हाई वाली भुजा क्या है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब यह वाली भुजा इसके समांतर है तो हम लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम रहेगी और बताना भी है। तो ए बी सी में देखिए यहाँ से हमारे पास यह भुजा इस वाली भुजा का क्या है, समांतर है। तो जब कोई भुजा समांतर होती है तो क्या होता है, उसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए ई बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ऐसे ए ई बटे ई सी, ऐसे ही बनेगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ए ई बटे सी ई, या ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ बटे ओ सी के। क्या हो जाएगा, बी ओ बटे ओ सी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या दिया है कि जो सी डी है वह क्या है, जो सी डी है इसके समांतर है, इसके ई ओ के समांतर। तो मतलब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी देखेंगे, तो इसमें भी देखेंगे तो हाई वाली भुजा क्या है, इस वाली भुजा के समांतर है, तो इसका भी अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, चूंकि 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 यहाँ से देखिए कौन कौन भुजा समांतर है, सी डी समांतर है किसके, ई ओ के। चूंकि सी डी, देखिए चूंकि सी डी समांतर है ई ओ के, यहाँ से देखिए यहाँ से दिया है ना, तो सी डी समांतर है ई ओ के। तो जब सी डी समांतर है ई ओ के, तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए, या त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा, देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए, फिर यहाँ से डी, फिर सी, इसमें त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। जब ये इसके समांतर है तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, यह हो जाएगा। त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे तो इसका अनुपात भी बराबर रहेगा। तो अनुपात कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए अनुपात क्या आएगा, ए ई बटे सी ई, या ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ के। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, यहाँ से आएगा ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए ओ, यहाँ है ना ये ए ओ बटे इस ओ डी के, तो लिखेंगे ए ओ बटे ओ डी, इसके समान बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बटे ओ डी, इसको मान लेंगे समीकरण 4, क्योंकि ऊपर समीकरण 3 माने हैं। देखिए समीकरण 3 माने हैं कि नहीं, इसको समीकरण 1 नहीं रहेगा, यह रहेगा समीकरण 4, इसको समीकरण 4 मानना है। समीकरण 3 ये रहेगा, समीकरण 4 तो नीचे हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 4 और समीकरण 3 से देखेंगे, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, ये देखिए क्या है, समीकरण 3 हमारे पास बना है क्या, समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। तो इसमें हाई वाला क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है कि नहीं, तो कंपेयर होके तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और ले जा रहे हैं, समीकरण समीकरण 3 व समीकरण समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, यह देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले के बराबर, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये बचेगा हमारे पास बी ओ बटे ओ सी, बचेगा बी ओ बटे ओ सी।
यहाँ से आएगा हमारे पास समीकरण 3 का बचेगा बी ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा, यह बचेगा ए ओ बटे ओ डी। देखिए हमको ये प्रूफ करना है, या इस अगर नहीं प्रूफ करना रहेगा तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ। ए ओ बटे बी ओ प्रूफ करना हमको है। देखिए यहाँ राइट कर देना, हमको क्या प्रूफ करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ, यही हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसी समीकरण से बनेगा, यहाँ से क्या है ए ओ, ए ओ तो पहले से है, इसके नीचे बी ओ आ रहा है, मतलब इसको हम क्या कर देंगे, इसके पास भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओ है तो ए ओ हो गया। अब बी ओ को देखिए, बी ओ को इसके पास भेज रहे हैं, जब इसके पास भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बी ओ बराबर, अब ओ डी उसके पास जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा सी। देखिए यहाँ से हमारे पास ये इसके पास आ जा रहा है तो हाई वाला क्या है सी ओ है इसके पास, तो सी ओ उतर गया बटे यह क्या है डी ओ है। देखिए यहाँ से क्या ओ डी पहले से है तो हमने क्या कर दिया ओ डी या डी ओ यहीं पर रहेगा, क्या हो जाएगा डी ओ। यही हमको प्रूव करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया है, जब एक्सचेंज कर दिया तो हमारे पास क्या है ए ओ पहले से है, बी ओ इसके पास आ गया है, और है क्या इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारे पास ओ डी ऊपर चला गया, सी डी नीचे आ गया, तो मतलब सी डी हमारे पास सी ओ वहीं पर है और ओ डी यहाँ पर हो गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा है किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो हमको इसका 20वां पद याद करना है। तो एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पद मतलब S14, यह कितना दे दिया है 1050 दे दिया है। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद करा तथा इसका प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, देखिए ए बराबर दे दिया है, प्रथम पद 10 दे दिया है, तो हमसे बोल रहा है 20वां पद, 20वां पद मतलब ए 20 क्या करना है हमको निकालना है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए 20 निकालने के लिए बोल रहा है तो ए 20 निकल जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से S14 यह योग वाला है तो इसके योग का सूत्र रखेंगे, तो हमारा एस एन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 डी, यही होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर रखेंगे। देखिए n का मान कितना दिया है 14, क्योंकि 14 पदों का योग है, तो जब यहाँ हम n का मान 14 रखेंगे तो n यस 14 कितना आएगा 1050, तो यहाँ हो जाएगा 1050 बराबर n का मान देखिए 14 है, मतलब 14 यहाँ पर हमने रखा नहीं n का, देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14/2। फिर यहाँ हमारे पास आएगा 2a, प्रथम पद हमको दिया है, प्रथम पद देखिए दिया है 10, ये हो गया 2a प्लस 14 है, 14 में से घटेगा 13 और डी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, यहीं से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 14 कट जाएगा तो बचेगा 1050 बराबर, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में। फिर देखिए यहाँ क्या बचा 4 गुना के 8, क्योंकि हमको ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया रखे नहीं, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर दिया हमको है ना, यहाँ से ए की वैल्यू दिया है, कितना दिया है यहाँ देखिए 10 दिया है, यहाँ रखेंगे 10, तो 10 का गुणा करेंगे 10 दूना के 20 प्लस ये हो जाएगा 13 डी हो गया। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए 7 गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 1050/7 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 5 35, एक जीरो उतर गया, यह प्लस का 20 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 20 बराबर हो जाएगा 13 डी हो जाएगा। अब देखिए इससे घटेगा 150 में से तो बचेगा कितना हमारे पास 130 बचेगा, बराबर आ जाएगा 13 डी आ जाएगा, और डी बराबर 13 से 130 कटेगा तो देखिए 13 कम 13 हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 10, तो हमारे पास क्या आ गया डी का मान आ गया 10 आ गया। अब हमसे बोल रहा है कौन सा पद, देखिए कौन सा पद बोल रहा है 20वां पद बोल रहा है। अब 20वां पद में हमको ए का मान 10 दिया है और इसका मान यह दिया है, तो एन का मान देखिए हम 20वां पद बोल रहा है तो मतलब एन का मान कितना है 20 है, तो यहाँ से 20वां पद ज्ञात करना है, तो देखिए 20वें पद का सूत्र रखेंगे। देखिए डायरेक्ट हमने बता दिया, अगर उसको आपको नहीं समझ में आता चैनल पर जाके देख सकते हैं। ए 20 का सूत्र क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर 20 में से कम करेंगे तो ए प्लस 19 डी आ जाएगा। हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस 19, डी की वैल्यू कितना दिया है 10 आया है, दोनों का वैल्यू 10 10 आया है, यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 19 का 10 में गुणा करेंगे 190 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 200, तो 20वां पद हमारे पास हो जाएगा 200, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। मतलब इतना हमको दो को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और यह क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो पहले उसी पर हम लिखेंगे इसको। तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा टू, टू साइन ए, टू साइन ए हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि टू ए भी होता है ना, टू साइन ए कॉस हो जाएगा प्लस। अब इसका करेंगे, इस वाले का करेंगे। देखिए बीच में प्लस लगा था इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस लगा। अब इसका कर रहे हैं तो आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या होता है माइनस का टू ए बी, तो माइनस, माइनस हो जाएगा टू साइन ए, टू साइन ए कॉस ए। हमको क्या लाना है, दो लाना है। देखिए ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, एक थे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर है। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है एक हो जाएगा, और हाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है एक हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां। इसमें अथवा करके दिया है तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि दोनों को सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ से दिया है क्या, अलग कलर ले लेना। देखिए अलग कलर यहाँ पर इसको ले लें। यहाँ से करा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है। तो हमसे करा इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि हमको दिया क्या है कि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पहले तो हमको क्या दिया है कि ऊंचाई 220 और आधार का व्यास। देखिए हमने क्या कर दिया, ऊंचाई बना दिया 220। पहले तो इसका एक बेलन बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी ऊंचाई दे दिया 220 दे दिया है। उसके बाद करा आधार का व्यास, आधार कितना दिया है, मतलब इसका आधार दे दिया हमको है 24 या 24 सेंटीमीटर आधार दे दिया है। उसके बाद करा है कि एक अन्य बेलन है, मतलब जिस पर ऊंचाई, मतलब इस पर एक अन्य बेलन है और जिसकी ऊंचाई हमको दे दिया कितना, 60 सेंटीमीटर दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे दिया। तो कर रहा है कि इस बेलन का, मतलब हमको तो पहले इस टोटल का क्या कर रहा है, आयतन निकालने के लिए। तो जब आयतन निकालेंगे, देखिए हमारे पास एक बेलन यहाँ पर है एक बेलन यहाँ पर है, तो दोनों बेलन का आयतन निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे, मतलब पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्या निकालना है। तो पहले बेलन की त्रिज्या तो हमारे पास आएगा आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या दिया है। और उसके बाद ऊंचाई कितना दे दिया है, एच बराबर दे दिया है 60 सेंटीमीटर। यह देखिए हमने इसको पहला बेलन माना है। अब दूसरा बेलन हमारे पास है। जब दूसरा बेलन हमारे पास है तो लिखेंगे दूसरे, दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या। दूसरे बेलन की जब त्रिज्या लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा। दूसरे बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर देखिए व्यास दिया है। तो जब व्यास दिया तो हम क्या करेंगे, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, राइट करेंगे, इसको कैपिटल आर मान रहे हैं क्योंकि स्मॉल आर तो यहाँ पर हो गया, तो कैपिटल आर मानेंगे। तो आर बराबर कितना दिया है इसका, यह व्यास दिया कितना 24, तो 24 बटे हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसकी ऊंचाई h बराबर कैपिटल H मान ले रहे हैं, इसको दिया कितना 220 दिया है सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे स्तंभ का, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर, ये हो जाएगा फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा सेकेंड बेलन का आयतन। क्योंकि हमारे पास एक पहला बेलन है एक दूसरा बेलन है, तो फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा सेकेंड बेलन का आयतन। अब देखिए दोनों का बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको मालूम होगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए फर्स्ट बेलन में दोनों कैप स्मॉल है इसलिए स्मॉल रखे हैं, और सेकेंड बेलन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल है। अब दोनों में पाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो पाई को कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे। तो जब कॉमन के रूप में बाहर निकालेंगे तो पाई हमारे पास बाहर निकल गया।
अब देखिए अंदर बचा आर स्क्वायर एच बचा, तो आर की वैल्यू कितना दिया है, देखिए इसमें दिया है 8 और इसका दिया है 60। यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे करके इसका वैल्यू दिया है 60, प्लस यह कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 12 गुणे 12 और कैपिटल एच का वैल्यू दिया है 220। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7, ये हो गया 22/7। 8 का 8 में गुणा करेंगे, देखिए हो जाएगा 64, 64 गुणे हो जाएगा 60, प्लस 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 बरेंगे हो जाएगा 144, गुणा हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 22/7, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2, 6 छः 36, ये हो जाएगा 38, 3840 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 22 चौका 88, फिर बचा कितना 8, 22 चौका 88, देखिए यह हो गया 22 चौका 88, हासिल बच गया 8, फिर हो जाएगा 22 चौका 88 और 88 में हम क्या जोड़ेंगे, हासिल बचा है 8, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 96। हमारे पास बचा 9, 22 एक कम 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, ये हो जाएगा हमारे पास 31,680 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 22/7। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3, इसको जोड़ दे रहे हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा 1 2, जीरो है तो जीरो जीरो उतर जाएगा, इसको जोड़ दे रहे हैं 0। अब 8 और 4 जोड़ेंगे 12, उसके बाद देखिए हासिल एक बचा 8 6 14, एक हो जाएगा 15, हासिल एक बचा 3 1 4, हासिल यह बचा 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 3, ये उतर जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 22 से, तो 22 से देखिए गुणा कर देना है, यहाँ पर 22 का गुणा करेंगे, तो 22 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो यहाँ हमारे पास है 22 का इसमें गुणा करेंगे 0, 22 गुना के हो जाएगा कितना 44, हासिल बच गया कितना 22 गुना के 44 हो गया, हासिल कितना बच गया हमारे पास 22 गुना के 44, तो बचा कितना 4, 22 पंज 110, 110 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, हासिल बच गया कितना 11, 22 पंज 110, 111 तो 121 हो जाएगा, हासिल बच गया 12। अब 22 यहाँ 66, 66 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 66, 66 4 70, 70 में 12 जोड़ देंगे, नहीं 22 यहाँ 66, 66 में 12 जोड़ना है, तो हो जाएगा हमारे पास 78, बटे हो जाएगा 7। अब देखिए इसको हम भाग करके बता दे रहे हैं कि कितना आएगा। देखिए जब क्या करेंगे हम 7 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, भाग करने पर ये आएगा 11 15 आएगा। अब यह सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होता है, क्यूब होता है, तो यह सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे हमसे क्या करा है करने के लिए, देखिएगा अब आगे हमसे बोला है क्या करने के लिए, इसमें बोला है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, में तो हम उतना उतना घन सेंटीमीटर का निकालेंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ से 1 घन सेंटीमीटर लोहे लोहे का द्रव्यमान, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर हमको दिया है कितना 8 8 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, तो हमसे इतना घन सेंटीमीटर निकालना है। देखिए तो लिखेंगे 11 15 32.8 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान हो जाएगा, तो क्या है देखिए यह 1 से ज़्यादा है तो मतलब हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 15 32.8 गुणे हो जाएगा 8, गुणा कर देंगे देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। उसके बाद 8 3 8 दूना के 16, देखिए गलत हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, 64 को 4 हासिल 6 बचा, 8 दूना के 16, 16 6 हो जाएगा 22, हासिल बच गया 2, 8 3 के 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, 8 पंजे 40, 2 42, हासिल 4 बचा, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 एकम 8, 1 9 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगा, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया ग्राम आ गया। पर हमको इसको किलोग्राम में भी चेंज करना है, तो क्या कर देंगे देखिए किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 89 22 62.4 बटे हो जाएगा हमारे पास 1000। 1000 हो गया है, दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, आपका अंक पर दशमलव लग जाएगा, नीचे का जीरो है 4, 4 अंक पर दशमलव लगेगा 1 2 3 4, तो हमारे पास आ जाएगा 892.8
892 हो जाएगा। देखिए 2, यहाँ से दशमलव थोड़ा बड़ा लगा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 2,6,2,4, यह क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ से हमने पहले बोल दिया था कि अथवा में था, इसीलिए इसको भी हम करवा दे रहे हैं। तो यहाँ से बोला है क्या, अलग कलर ले ले रहे हैं। देखिए कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो हमको भवन की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक भवन है और मीनार क्या रहेगी, भवन से थोड़ा ऊंची रहेगी। ये इसका क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। हमने क्या कर दिया कि बोला है एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से बोला है ना कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 30 अंश दे दिया है। तो यहाँ से मीनार का पाद बिंदु हो गया, यहाँ से इसका कितना दे दिया है, 30 अंश दे दिया है। उसके बाद यहाँ से फिर करा है कि मीनार के पाद बिंदु से तो भवन के पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 60 अंश दे दिया है। इसका दे दिया है 60 अंश। तो हमसे बोल रहा है क्या कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, अगर मीनार हमारे पास है 50 मीटर ऊंची, तो हमको क्या करना है, इस भवन की ऊंचाई निकालना। हमने इसको मान लिया क्या, h मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। अब देखिए इसको मानेंगे क्या क्या, थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा चल रहा है। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा b, है सी हो गया, और यह क्या हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज दो ठे बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है कौन सा, देखेंगे त्रिभुज बी डी सी में या बी सी डी में। इस त्रिभुज में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, जो जो दिया आप उसको लिख सकते हैं। त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे तो हमारे पास लंब मालूम है और यह आधार मालूम है, तो टेन थीटा का सूत्र लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब, लंब है मतलब हमारे पास लंब कितना है, 50 बटे आधार है x, और थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। तो यहाँ पर रखेंगे 30 अंश बराबर हो जाएगा 50 बटे x। 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 बराबर हो जाएगा 50 बटे x हो जाएगा। देखिए रख दे रहे हैं 50 बटे x। अब तिरिया गुणा करेंगे तो तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 50/3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में, यहाँ अगला त्रिभुज देखेंगे। देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में क्या दिया है, यह एक और त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो हमको देखिए लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे तो फिर टेन थीटा लगेगा, तो यहाँ से फिर टेन थीटा का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब हमारे पास कितना दिया है, ए डी बटे आधार, आधार दिया है कितना, डी सी। ये दिया देखिए लंब हमारे पास कितना है, देखिए लंब हमारे पास है, लंब हमारे पास ए डी है और आधार है डी सी है। तो लंब है ए डी, लंब है ए डी, यहाँ पर रहेगा ए डी, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। यह ए डी दिया है, लंब हो गया ए डी, आधार हो गया ए सी। अब यहाँ से देखिए ए डी हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 है, तो यहाँ रखेंगे टेन 60 अंश हो गया बराबर ए डी है ऊंचाई है, एच है बटे ये अब हमको आधार है, तो आधार क्या है, एक्स ही है। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितना है ये देख लीजिए, अभी याद कर लीजिए, 50 कड़ी में 3 आया, वहाँ पर आगे हम रख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। देखिए अब टेन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है, बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स हो जाएगा। अब तिरिया गुणा करेंगे, एच का इसमें गुणा करेंगे, एच आएगा बराबर हो जाएगा एक्स करड़ी में 3 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमको दिया है, एक्स की वैल्यू कितना आया था, 50 करड़ी में 3 आया था, और पहले से करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो यह आ जाएगा एच बराबर 50 करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगी, 3 आएगा, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 150। यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब